वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू नीट बायोलॉजी लेक्चर। स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे जो इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट पे हमने अभी देखा कि आपने बोला जो ट्रॉपिक रीजन पे हमें सबसे मैक्सिमम बायोडायवर्सिटी देखने को मिलती है उसका रीजन क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट रीजन की बात करें तो फर्स्ट रीजन क्या है, ट्रॉपिक रीजन पे हमें क्या देखने को मिलती है। एंड वहाँ पे हमें मोस्ट इवोल्यूशनरी टाइम्स देखने को मिलती है, वहाँ पे हमें इवोल्यूशन ज़्यादा देखने को मिलती है, तो वहाँ पे बायोडायवर्सिटी भी ज़्यादा देखने को मिलती है। रिलेटिव अगर हम सेकंड बात करें, रिलेटिवली जो कांस्टेंट यहाँ पे इन्वायरमेंट देखने को मिलता है, यहाँ पे लेस सीजन है, यहाँ पे सीजन वेरिएशन हमें कम देखने को मिलता है। यहाँ पे इन्वायरमेंटल कंडीशन कैसी होती है, एक तरह से कांस्टेंट ही रहती है, जिसकी वजह से यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी भी क्या होती है, ज़्यादा देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करें कि यहाँ पे जो ट्रॉपिक रीजन है ये क्या रिसीव करता है, मोर सोलर एनर्जी को क्या करता है, रिसीव करता है। ठीक है, जिसके बेसिस पे वो किस में कंट्रीब्यूट करता है, ग्रेटर प्रोडक्टिविटी। तो ज़्यादा बेटर ग्रेटर प्रोडक्टिविटी होगी, तो जिसके बेसिस पे आगे जाके आप बात करते हो जो एनिमल की भी डाइवर्सिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, तो ये क्या करता है, मोर सोलर एनर्जी को रिलीज रिसीव करता है, जो आपका ट्रॉपिक रीजन है, जो किसमें कंट्रीब्यूट करता है, ग्रेटर प्रोडक्टिविटी में क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है। चलिए सेकंड हम देखेंगे स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप के बारे में कि स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप क्या होता है। अकॉर्डिंग टू स्टडी ऑफ एक साइंटिस्ट है जिनका नाम क्या है, अलेक्जेंडर मॉन हैम्बर्ग। किसमें, कहाँ पे, साउथ अमेरिकन जंगली थे, साउथ अमेरिकन जो जंगल है वहाँ पे उन्होंने, तो अकॉर्डिंग टू स्टडी ऑफ अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ड, कहाँ पे, इन साउथ अमेरिकन जंगल्स, इन साउथ अमेरिकन जंगल में उन्होंने अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग क्या बताया कि एक रीजन में जो स्पीसीज की रिचनेस है वो क्या है, इंक्रीज होती है विद इंक्रीजिंग एक्सप्लोरेड एरिया। मतलब जैसे जैसे न्यू एरिया हमें वहाँ बढ़ती रहती है, वैसे क्या होती है, स्पीसीज की रिचनेस भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। बट एक कैसा होता है, अप टू ए लिमिट, एक लिमिट तक ही क्या होता है, स्पीसीज की हमें डाइवर्सिटी इंक्रीज होते हुए दिखाई देती है। ठीक है, तो लेक्जन बोर्ड हम्बोल्ट ने स्टडी किया था अमेरिकन जंगल मेरे में, वहाँ पर उन्होंने क्या देखा कि इसकी पर्टिकुलर जो रीजन है, इस रीजन में अगर हम बात करें स्पीसीज रिचनेस की या स्पीसीज की डाइवर्सिटी की, वो इंक्रीज होती है इंक्रीजिंग एक्सप्लोरेड एरिया। मतलब जो एरिया जैसे थोड़ा इंक्रीज होता है, बढ़ता है। ठीक है, तो वैसे स्पीसीज की रिचनेस भी क्या होती है, इंक्रीज होती है, लेकिन एक लिमिट तक ही होता है। चलिए अगर हम स्पीसीज रिचनेस एंड एरिया के बीच में रिलेशनशिप अगर हम देखें तो हमें कैसा कर्व देखने को मिलता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे ऐसा वाला, ऐसा कर्व हमें देखने को मिलता है। तो अगर हम बात करें स्पीसीज रिचनेस एंड एरिया के बीच में हम जो रिलेशनशिप देखते हैं, तो उसको हम इक्वेशन के फॉर्म में कैसे डिराइव कर सकते हैं, तो उसको हम बोल सकते हैं एस इक्वल टू सी ए और जेड। ठीक है, जहाँ पे एस क्या है, एस का मतलब होता है स्पीसीज रिचनेस। ठीक है, ए का मतलब क्या है, एरिया। सी का मतलब होता है वाई माइनस इंटरसेप्ट। ठीक है, एंड जेड क्या होता है, स्लोप ऑफ लाइन, क्या होता है, स्लोप ऑफ लाइन या रिग्रेशन कोफिशिएंट होता है। अगर हम लॉगरिथम स्केल पे देखें जो रिलेशनशिप होता है स्पेसिफिकनेस एंड एरिया के बीच में, वो कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। तो हमें क्या फॉर्मूला मिलेगा, log s इक्वल टू log c प्लस जेड log a। क्या मिलेगा, log c प्लस जेड log a मिलेगा। ठीक है, तो अगर हम लॉगरिथम स्केल पे देखेंगे तो हमें ऐसा मिलेगा, इस क्वेश्चन ड्राइव होगा log s इक्वल टू log c प्लस जेड log a। लेकिन अगर हम बात करें नॉर्मली जो हमें हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो कर्व मिला है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो क्या होगा, एस इक्वल टू सी ए और जेड। मतलब एस क्या है, स्पेसिस डिस्टेंस है, ए क्या है, एरिया है, सी क्या है, वाई माइनस इंटरसेप्ट है, जेड क्या है, स्लोप ऑफ लाइन है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिग्रेशन कोएफिशिएंट बोलते हैं। और आपके एग्जाम में एक कर्व पूछा जाता है, डायरेक्ट ये डायग्राम ही आपके एग्जाम में आता है, और आपसे पूछा जाता है कि स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप में इसका फॉर्मूला भी डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो डायरेक्ट आप इक्वेशन भी याद रखेंगे। ठीक है, दोनों स्ट्रेट लाइन वाला भी याद रखेंगे, स्लोप वाला भी याद रखेंगे। यानी हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर जो हाइपरबोला कर्व है उसके लिए जो आपने अभी इक्वेशन लिखा है, फॉर्मूला, वो भी आप याद रखेंगे। बाकी
जो लॉगरिथम स्केल पे हम देखते हैं तो रिलेशनशिप कैसा दिखता है, स्ट्रेट लाइन दिखता है, तो उसके लिए जो इक्वेशन है वो भी आप याद रखें। चलिए बात करते हैं जनरली जो स्मॉलर एरिया होते हैं, ठीक है, वहाँ पे हमें जो जेड वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0.12 0.2, ठीक है। जो स्मॉलर एरिया है वहाँ पे जेड वैल्यू की बात करें, जेड वैल्यू कितनी होती है, 0.12 0.2 होती है। बट अगर हम लार्जर एरिया की बात करें, ठीक है, अगर लार्ज एरिया की बात करते हैं तो लार्ज एरिया में हमें क्या देखने को मिलता है, जैसे वहाँ पे जो हमें स्लोप दिखता है, ठीक है, कैसा होता है, हमें स्लोप ऑफ द लाइन कैसा दिखता है, थोड़ा स्टीपर, मतलब थोड़ा एंगल में या, ठीक है, दिखाई देगा। इसकी जेड वैल्यू की बात करें तो कैसा होगा आपका, 0.6 टू 1.2 होता है। फॉर एग्जाम्पल बात करें कि जो फ्रूगीवोरस बर्ड्स है एंड मैमल है इसमें ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में, ठीक है, आप डिफरेंट कॉन्टिनेंट मतलब डिफरेंट लार्जर एरिया की बात करें, वहाँ पे जेड वैल्यू कितनी होगी, 1.15 होगी। कितनी होगी जेड वैल्यू, 1.15। तो आप याद रखेंगे कि जो लार्जर एरिया होते हैं, जैसे हम इंटायर कॉन्टिनेंट की बात करें तो यहाँ पे जो स्लोप ऑफ लाइन होती है कैसी होती है, स्टीपर होती है, उसकी जेड वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा होती है, 0.6 टू 1.2 होती है। फॉर एग्जाम्पल जो फ्रूगीवोरस बर्ड है, ठीक है, ठीक है, जो फ्रूट वगैरह वो खाते हैं, एंड जो मैमल्स हैं किसमें, ट्रॉपिक फॉरेस्ट रीजन में, वहाँ पे हमें डिफरेंट कॉन्टिनेंट में क्या देखने को मिलता है, जो जेड वैल्यू क्या होती है, 1.15 होती है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू डेविड टिलमैन, या डेविड टिलमान साइंटिस्ट हैं, उनके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें कि जो प्लॉट विथ मोर स्पीसीज की अगर हम बात करते हैं तो उसके बेसिस पे हमें क्या देखने को मिलता है कि ऐसा क्या शो करता है, लेस ईयर टू ईयर क्या शो करता है, वेरिएशन शो करता है टोटल बायोमास, ठीक है। जाहिर सी बात है ज्यादा स्पीसीज होंगे तो वहां पे हमें क्या देखने को मिलेगा, क्या शो करेगा वो, लेस ईयर टू ईयर क्या शो करेगा, वो वेरिएशन को शो करेगा, किसमें, टोटल बायोमास में क्या करेगा, वेरिएशन को शो करेगा। मतलब आगे अगर हम बात करें, अगर हम डाइवर्सिटी कंट्रीब्यूशन अगर हम इंक्रीज करते हैं डाइवर्सिटी को, तो किस में कंट्रीब्यूट करता है, हायर प्रोडक्टिविटी में। एक जो डाइवर्सिटी इंक्रीज होगी वो किस में कंट्रीब्यूट करेगी, हायर प्रोडक्टिविटी में, जो किसके लिए इसेंशियल होता है, इकोसिस्टम के लिए। इन इकोसिस्टम को प्रॉपर फंक्शन के लिए क्या होता है, वो इम्पोर्टेंट होता है, एंड सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन रेस, एंड ह्यूमन रेस को सर्वाइव करने के लिए के भी क्या होता है, इम्पोर्टेंट होता है। तो क्या बताया, जो डाइवर्सिटी इंक्रीज होती है, इंक्रीज हो रही है, वो क्या किस में कंट्रीब्यूट करेगी, हायर प्रोडक्टिविटी में, जो किसके लिए एसेंशियल होता है, किसी भी इकोसिस्टम के हेल्थ के लिए, मतलब इकोसिस्टम के फंक्शनिंग के लिए, एंड साथ साथ बात करें ह्यूमन रेस को सर्वाइव के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे रिवर्ट प्रॉपर हाइपोथेसिस को, ठीक है, ये भी एक इकोलॉजिस्ट है। तो रिवर्ट प्रॉपर हाइपोथेसिस की अगर हम बात करें तो ये क्या है, एक एनालॉजी है, एक कंपैरिजन है, जो किसके लिए यूज किया जाता है, अंडरस्टैंड इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जो बायोडाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस को क्या करता है, आसानी से हम इसके बेसिस पे समझ सकते हैं। इसको प्रपोज किसने किया था, स्टैनफोर्ड इकोलॉजिस्ट ने, नाम क्या था उसका, पाउल एरलिच ने, ठीक है। तो पाउल एरलिच ने क्या प्रपोज किया था हाइपोथेसिस, जिसके बेसिस पे उन्होंने क्या बताया कि बायोडायवर्सिटी का क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे इसको हम बायोडायवर्सिटी को समझ सकते हैं। चलिए देखते हैं कि क्या हाइपोथेसिस था। चलिए हम देखते हैं रिवर्ट प्रॉपर हाइपोथेसिस को डिटेल में। इस हाइपोथेसिस का क्या मतलब, उन्होंने कैसे समझाया कि इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडायवर्सिटी के बारे में, अंडरस्टैंड कर सकते हैं उसके बारे में। तो जैसे आपसे बात किया जाए कि इन एरोप्लेन एरोप्लेन को कंपेरिजन किससे किया है, इकोसिस्टम से, जो उसके सारे पार्ट्स हैं वो ज्वाइन एक दूसरे के थ्रू होते हैं, एरोप्लेन के जो सारे पार्ट्स एक दूसरे ज्वाइन किसके थ्रू होते हैं, यूजिंग मेनी रिवर्ट, मतलब जैसे मेटल पिन, जैसे एलॉय वगैरह के जो मेटल सीट वगैरह क्या करते हैं उसको उससे जोड़ा जाता है, इन डिफरेंट टाइप्स के मेटल पिन से क्या करता है, अटैच करते हैं, जिससे इसको क्या बोलते हैं, रिवर्ट। और रिवर्ट को किसी कंपेरिजन किया है स्पीसीज। तो उन्होंने क्या बोला, अगर एक इफ पैसेंजर पॉप ए रिवर्ट, यानी एक रिवर्ट यानी मेटल पिन को क्या करता है, रिमूव कर देता है, निकाल देता है, इसका मतलब क्या हुआ, एक्सटेंशन ऑफ ए स्पीसीज, यानी एक इकोसिस्टम से क्या है, अगर एक स्पीसीज क्या हो जो हट जाए, एक्सटेंट हो जाए,
तो इससे ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता फ्लाइट के ऊपर, इन फ्लाइट की सेफ्टी के ऊपर। मतलब उसका कंपेरिजन क्या हुआ कि इकोसिस्टम के फंक्शनिंग पे किसी एक स्पीसीज के एक्सटेंशन के का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, मतलब बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। बट अगर आपसे बात किया जाए कि एक से ज़्यादा अगर एंड मोर क्या किया जाए, रिवॉर्ड या किलो को निकाल दिया जाए, ठीक है, या बोल सकते हो मेटल की जो पिन है उनको हटा दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए, तो क्या होगा? तो प्लेन क्या होता है, डेंजरसली क्या होगा, वीक हो जाएगा। ठीक है, मीन्स कहने का क्या मतलब होगा कि जो इकोसिस्टम है उसके फंक्शन पे क्या होगा, इफेक्ट पड़ेगा। तो क्या बताया, एरोप्लेन जो सिस्टम है, एरोप्लेन के जो सारे पार्ट्स होते हैं वो किससे ज्वाइंट होते हैं, रिवर्ट के थ्रू, मतलब मेटल पिन के थ्रू। ठीक है, एलॉय वेरे के जो पार्ट होते हैं, एल्यूमिनियम वेरे के पार्ट जो हमें प्लेन में देखने को मिलता है, जो मेटल सीट वेरे होती है, किससे ज्वाइंट होती है, रिवर्ट के थ्रू। और रिवर्ट क्या है जी, स्पीसीज है। तो अगर मान लो पैसेंजर पॉपे रिवर्ट एक कील को निकाल लेता है, तो होता क्या है उसका मतलब, इकोसिस्टम में अगर आप कंपेयर करो तो मतलब एक स्पीसीज अगर रिमूव हो जाए, एक्सटिंक्ट हो जाए, तो इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा इकोसिस्टम के फंक्शनिंग के ऊपर। या अगर प्लेन की बात करें तो प्लेन की सेफ्टी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर एक से ज़्यादा अगर कीले, अगर मेटल जो पिन है वो रिमूव हो जाए, तो क्या होगा, प्लेन डेंजरस कंडीशन में आ जाएगा या डेंजरसली वीक हो जाएगा। और सेम वैसे ये बात करें इकोसिस्टम का जो फंक्शन भी होगा वो क्या होगा, प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा, इकोसिस्टम का फंक्शन भी क्या होगा, अफेक्ट होगा बहुत ज़्यादा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आगे अभी, कि अगर हम बात करें कि लॉस ऑफ रिवर्ट ऑन विंग्स, अगर विंग्स के ऊपर के जो कीले हैं, ठीक है, मेटल की जो पिन है, अगर वो रिमूव हो जाए, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो विंग्स की कीन है उसका कंपेरिजन इकोसिस्टम से हम किससे करेंगे, की स्पीसीज से। मतलब ऐसा स्पीसीज जो इकोसिस्टम में क्या करता है, इकोसिस्टम के मोर फंक्शन के लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है, एंड जिसकी बायोडाइवर्सिटी की बेसिस पर अगर हम बात करें इकोसिस्टम मोर फंक्शन कर रहा है, तो सेम ट्रेन का भी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट विंग्स ही है। ठीक है, तो अगर विंग्स की अगर जो कीले हैं, मेटल पिन है, वो रिमूव हो जाए, तो सेम वैसी बात किया जाए इकोसिस्टम से अगर हम बात करें, तो उसकी जो की स्पीसीज है अगर वो एक्सटिंक्ट हो जाए, तो क्या फर्क पड़ेगा कि फ्लाइट सेफ्टी अगर बात करें तो बिल्कुल क्या होगी, डेंजरस हो जाएगी। ठीक है, फ्लाइट कभी भी क्रैश कर सकता है। सेम वैसे ही इकोसिस्टम पे क्या होगा, जो की स्पीसीज अगर रिमूव हो जाए तो उसका इफेक्ट पड़ेगा, इकोसिस्टम प्रॉपर फंक्शन नहीं कर सकता। ठीक है, तो क्या बताया कि अगर विंग्स की रिवर्ट वेरे क्या हो जाए, हटा दी जाए, कील हटा दी जाए, तो भी उसका क्या होगा, उसके बेसिस पे जो प्लेन होगा क्या होगा, डेंजरस कंडीशन में आ जाएगा। सेम वैसे की स्पीसीज को अगर हटा दे किसी इकोसिस्टम से या एक्सटिंक्ट हो जाए, तो भी क्या होगा, इकोसिस्टम की फंक्शन क्या होगी, बहुत इफेक्ट होगा और प्रॉपर इकोसिस्टम वर्क नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे आपने बोला कि जो फ्लाइट की विंग्स की अगर कीले निकालने से फ्लाइट ज़्यादा डेंजरस कंडीशन में पहुंच जाता है किसी कंडीशन में, अगर हम कुछ रिवर्ट्स को सीट से या बोल सकते हो विंडो साइड से क्या करेगा, हटा दे, तो उसके कंपेरिजन में अगर आपने विंग्स से अगर वो मेटल पिन हटाया, अगर हम हटाते हैं तो प्लेन ज़्यादा डेंजरस कंडीशन में आ सकता है। सेम वैसे इकोसिस्टम में एक दो स्पीसीज अगर लॉस हो गए या एक्सटिंक्ट हो गए, तो उसका इकोसिस्टम पे इतना इफेक्ट नहीं पड़ता। बट अगर की स्पीसीज इकोसिस्टम से क्या हो जाए, रिमूव हो जाए, तो उसका बहुत ज़्यादा क्या होगा, इफेक्ट पड़ेगा, इकोसिस्टम प्रॉपर वे से फंक्शन नहीं कर सकता। चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी को, बायोडायवर्सिटी का लॉस के बारे में हम पढ़ेंगे। बोला आईयूसीएन रेड लिस्ट 2004 में जारी किया गया था, जिसके अकॉर्डिंग क्या बताया गया, 784 जो स्पीसीज हैं उसमें से अगर हम बात करें, 338 क्या है आपके वर्टिब्रेट है, 359 क्या है इनवर्टिब्रेट्स के स्पीसीज हैं, एंड 87 क्या है प्लांट की स्पीसीज हैं। वो क्या हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए लास्ट 500 ईयर। इन जो लास्ट 500 ईयर में 784 स्पीसीज क्या हो गए, लॉस हो गए या एक्सटिंक्ट हो गए, जिसमें 338 स्पीसीज के हैं वर्टिब्रेट के हैं, 359 स्पीसीज के हैं इनवर्टिब्रेट के हैं, 87 स्पीसीज के हैं आपके प्लांट्स के हैं। एग्जाम्पल के बेसिस पर अगर हम बात करें, जैसे डोडो जो बर्ड्स है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मॉरिटियस बोलते हैं, हुआगा जो अफ्रीका में हमें देखने को मिलता है,
थैलासाइन जो हमें ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलता है, सेटलर्स चिक्रो हमें जो रशिया में देखने को मिलता है, एंड थ्री सब स्पीसीज, एंड उसके जो थ्री सब स्पीसीज हैं जैसे आप बोलते हो बाली, जावन एंड कैस्पियन ऑफ टाइगर्स, ठीक है। एंड जो थ्री सब स्पीसीज इसके हैं टाइगर के, बाली, जावन एंड कैस्पियन, ठीक है। ये सारे क्या हो गए लास्ट 5 ईयर्स में, 500 ईयर्स में क्या हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं डोडो के बारे में, जो बर्ड्स इसमें जो इसके जो 27 स्पीसीज हैं वो डिसअपियर हो गए लास्ट 20 ईयर्स में। इन लास्ट 20 ईयर्स की बात करें उसमें 27 स्पीसीज क्या हो गए, डिसअपियर हो गए। नेक्स्ट बात करें, ग्रेटर देन 1500 500 स्पीसीज जो फेस द थ्रेट ऑफ एक्सटेंशन, मतलब जो क्वागा के कि 15,500 स्पीसीज है वो क्या फेस कर रहे हैं, एक्सटेंशन की तरफ क्या कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करें 12% बर्ड, 23% मैमल, 32% एम्फीबियंस एंड 31% के जो जिम्नोस्पर्म है की स्पीसीज है वो भी एक्सटेंशन की तरफ क्या कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, यानी वो एक्सटेंड होने वाले हैं, ठीक है। या उनको वो भी बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं जिसकी वजह से अगर उसको ठीक नहीं किया गया या वो सही नहीं हुए इन्वायरमेंटल कंडीशन तो एक्सटिंक्ट होने के क्या है, कगार पे है। 12% बर्ड्स है, जो 23% मैमल की स्पीसीज है, 32% एम्फीबियन की स्पीसीज है, 31% जो जिम्नोस्पर्म की स्पीसीज है, ये क्या फेस कर रहे हैं, थ्रेट ऑफ एक्सटेंशन। नेक्स्ट करंट, अगर हम स्पीसीज एक्सटेंशन की बात करें, जो रेट चल रहा है एक्सटेंशन का, जो रेट चल रहा है वो कैसा रेट चल रहा है, रेट चल रहा है 100 to 1000 times faster than फ्री ह्यूमन टाइम्स। जो फ्री ह्यूमन का टाइम्स था उसके कंपेरिजन में जो एक्सटेंशन का रेट चल रहा है स्पीसीज का वो कैसे चल रहा है, 100 to 1000 टाइम फास्ट चल रहा है। अगर यही ट्रेंड कंटिन्यू रहा तो क्या होगा, हाफ जो टोटल स्पीसीज डाइवर्सिटी है जो अर्थ पे प्रेजेंट है वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे विद इन नेक्स्ट 100 ईयर। 100 सालों में, अगर हम नेक्स्ट 100 सालों की बात करें तो क्या होंगे, वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो इसको बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंजर्वेशन करना पड़ेगा। जो करंट स्पीसीज एक्सटेंशन रेट हो क्या है आपका, 100 to 1000 टाइम फास्टर है प्री ह्यूमन टाइम से, जो प्री ह्यूमन थे उस समय उस टाइम से ज़्यादा फास्ट क्या है, एक्सटेंशन रेट है। अगर यही ट्रेंड कंटिन्यू रहा तो नियरली क्या होंगे, ऑल ऑफ स्पीसीज जो अर्थ पे प्रेजेंट है वो माइट, जो हाफ स्पीसीज है वो क्या एक्सटेंट हो जाएंगे, नेक्स्ट 100 ईयर में क्या होंगे, एक्सटेंशन पे आ जाएंगे।